अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है उसका टॉपिक है डिटर्मिनेंट एंड क्रैमर्स रूल। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम क्रैमर्स रूल के रूल्स को देखेंगे कि किस तरह से हम क्रैमर रूल अप्लाई करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट से। Definition of determinant. Determinant is a scalar value which is associated to the square matrix with a certain algebraic expression. Determinant is very useful in the analysis and solution of systems of linear equations. The determinant of a matrix A is denoted by det A or modulus of A. इस डेफिनेशन से सबसे पहले हमें जो पॉइंट मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के फाइंड आउट होता है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और वो स्क्वायर नहीं है तो हम उसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। डिटर्मिनेंट एक स्केलर क्वांटिटी है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स से ली जाती है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स पे कोई ना कोई सर्टेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम अप्लाई करते हैं। अब किस तरह से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अप्लाई करते हैं ये हम फाइंड आउट करेंगे जब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स की। डिटर्मिनेंट बहुत ज़्यादा यूजफुल है जब हम किसी भी सिस्टम को एनालाइज करते हैं कि सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। जो से हमारे पास गिवन इक्वेशन है यानी जो गिवन हमारे पास सिस्टम है उस वो इन्वर्टिबल है या वर्टिबल है, तो इसके लिए भी हम डिटर्मिनेंट यूज करते हैं। डिटर्मिनेंट की वजह से ही हम एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की और फिर उसका सॉल्यूशन मालूम करने के लिए भी हम डिटर्मिनेंट को यूज करते हैं। डिटर्मिनेंट की ये तीन नोटेशंस हैं जिससे हम डिटर्मिनेंट को लिखते हैं। मोस्टली हम जो यूज करते हैं वो मॉड्यूलस ऑफ ए यूज करते हैं डिटर्मिनेंट के साथ। अब अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट मौजूद है तो किस तरह से आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का किस तरह से आप बहुत ही जल्द डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। फास्टर वे ऑफ इवेल्यूटिंग द डिटर्मिनेंट by bringing the matrix to UT or LT. UT stand for upper triangular matrix, LT stand for lower triangular matrix formed by linear transformation, then the determinant is equal to the product of the diagonal elements. आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन हो, अगर आप चाहते हैं आप उसका बहुत जल्द डिटर्मिनेंट निकाल लें तो आपने क्या करना है, उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है और उस मैट्रिक्स को आपने कन्वर्ट करना है या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस। आपने रो ऑपरेशंस अप्लाई किए जिस तरह से हमने ऑगमेंटिंग मैट्रिक्स में यूज किए थे ताकि हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए। तो इस तरह से आप अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना सकते हैं रो ऑपरेशन अप्लाई करके। और उसके बाद जब आप रो ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे आपका जो मैट्रिक्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो आप क्या करेंगे, आप उसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप उसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके मल्टीप्लाई का जो आंसर है वो बराबर होगा डिटर्मिनेंट के। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट टेक्निक है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने की। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी रिलेटेड है ट्रांसपोज से कि अगर हम एक मैट्रिक्स का डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं और उसका ट्रांसपोज करके फिर डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो दोनों आंसर हमारे पास बराबर होंगे। देन आपके पास सेकंड है टू एनी रो कॉलम ऑफ ए, यानी एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगी उसकी किसी भी रो और किसी भी कॉलम में वी कैन ऐड एनी मल्टीपल ऑफ अदर रो। तो हम उसके एक रो और एक कॉलम में दूसरी रो और दूसरी कॉलम का कोई भी मल्टीपल ऐड करवा सकते हैं। तो इससे भी हमारे डिटर्मिनेंट पे कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास है when we multiply a scalar with a matrix A
और फिर उसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट बराबर होता है k पावर n, where n is the order of a matrix, मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो आपके पास ये फोर्थ प्रॉपर्टी है कि जिसमें हम एक मैट्रिक्स है उसमें से एक स्केलर को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो वो बराबर होगा k टाइम्स k पावर n मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज के। सिक्स प्रॉपर्टी आपके पास है ए बी, आपने दो मैट्रिक्स हैं उनको मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने ए बी का डिटर्मिनेंट लेना है। जो डिटर्मिनेंट आप लेंगे वो बराबर होगा ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। उसके बाद जो आपकी प्रॉपर्टी है वो रिलेटेड है इनवर्स से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आप ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं तो वो बराबर होता है 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। लास्ट प्रॉपर्टी आपकी रिकर्सिव लफ्ज फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला हमारे स्कीम से रिलेटेड नहीं है तो इसको हम ओमिट कर देते हैं। देन आपके पास जो सब टॉपिक है वो है मेथड टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अगर आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स गिवन है तो आप उस पे कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे कि आप उसका आंसर निकाल सकें। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास ए मैट्रिक्स, जिसके एंट्रीज हैं ए बी सी डी। ए मैट्रिक्स यहाँ पे जो ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री को, बी रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री को, और डी रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड रो सेकंड कॉलम की एंट्री को। तो जब हम वी यूज मॉड्यूलर साइन इंस्टेड ऑफ लार्ज ब्रैकेट टू फाइंड डिटर्मिनेंट, अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स में हम लार्ज ब्रैकेट यूज करते हैं, लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम मॉड्यूलस की साइन लगाते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी। जब हम इस पे डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, लीडिंग डायगोनल यानी जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ए डी, देन माइनस की साइन हम फॉर्मूले के हिसाब से पुट करते हैं। फिर हम क्योंकि माइनस की साइन इसलिए आ रही है क्योंकि बी और सी जो है वो एंटी डायरेक्शन में, यानी लीडिंग डायगोनल नहीं है बल्कि एंटी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए इनके साथ हम माइनस साइन यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन यूज हो रही है ए डी माइनस बी सी, ये यूज होती है जब हम 2x2 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अब आपने जिस तरह से हमने इनवर्स फाइंड आउट किया था तो ये फॉर्मूला आपने यूज किया था, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे वही चीज बताई जा रही है कि ए इनवर्स आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे 2x2 का, और डिटर्मिनेंट किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। देन आपका सब टॉपिक है मेथड टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3 का है, जिसमें आपके पास 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो जब हम इस तरह के किसी मैट्रिक्स को देखते हैं जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हो, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, a मल्टीप्लाई बाय ई मल्टीप्लाई बाय आई। अब ये एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो मैट्रिक्स है वो उसकी एंट्रीज कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 सेम लिखा। उसके बाद हम फर्स्ट कॉलम को दोबारा रिपीट करेंगे, सेकंड कॉलम को भी दोबारा रिपीट करेंगे। जब हम फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को दोबारा रिपीट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लीडिंग डायगोनल माइनस एंटी लीडिंग डायगोनल, तो हम यहाँ पे भी यही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो हमने 2x2 में अप्लाई किया था। इस रूल को कहा जाता है सेरस रूल। अब इसमें होता क्या है, सम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ अप टू डाउन जितनी एंट्रीज लेंगे उनका सम लेंगे, देन उसके बाद माइनस कर देंगे उन वैल्यूज को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
यानी इस तरह से सी ई, ये जो रेड एरोज हैं ये वाली साइन आपने माइनस करनी है और जो ब्लैक एरोज है ये वाली साइन, ये वाले नंबर्स आपने ऐड करना है। अब यहाँ देखें हाउ मेनी फ्लॉप्स, यहाँ पे कितने फ्लॉप्स हो रहे हैं। फ्रॉम अ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आपके पास 3 by 3 ऑर्डर का है, वी काउंट 17 ऑपरेशन, तो यहाँ पे हम 17 ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अब वो 17 ऑपरेशन कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखें ए ई से मल्टीप्लाई होगा और ई आई से मल्टीप्लाई होगा। ए ई आई के बीच में 2 ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं, तो टोटल यहाँ पे 2 ऑपरेशंस यहाँ अप्लाई हो रहे हैं, 2 ऑपरेशंस यहाँ अप्लाई हो रहे हैं, 2 ऑपरेशंस यहाँ अप्लाई हो रहे हैं। इस तरह से ये टोटल 6 हैं, 2 6 are 12। 12 ऑपरेशन हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के अप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच एडिशन अप्लाई हो रहा है, 12 13 14 15 16 17। 12 ऑपरेशन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के हैं, 2 ऑपरेशन हमारे पास एडिशन के हैं और 3 ऑपरेशन हमारे पास सब्ट्रैक्शन के हैं। तो टोटल 17 ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई होंगे जब हम 3 by 3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अब एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, इफ a इज इक्वल टू -5 4 -6 -7 देन। अगर हमारे पास a की वैल्यूज ये गिवन हो तो हम a का डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। हमने डिटर्मिनेंट की एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट की है। डिटर्मिनेंट की एक्सप्रेशन है AD - BC। a की जगह हमने -5 यूज करना है, d की जगह हमने -7 यूज करना है, b की जगह 4 और c की जगह -6। ये वैल्यूज हमने पुट की, हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर आ रहा है 59। देन हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, if a is equal to 135 247 986 then the determinant can be found by using Saris rule। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे Saris रूल से। हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के भी डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन उस डिफरेंट तरीकों में हमने लास्ट टाइम इन्वर्स मालूम करने में एक अलग तरीका यूज किया था जिसे हम एक्सपेंशन रूल कहते हैं या लैप्लास टेक्निक कहते हैं। तो उसकी थ्रू हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया था। आज हम सैरिस रूल के तहत डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और ये आपकी मर्जी है, आपको जो मेथड इजी लगे आप उसके थ्रू डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सैरिस रूल में क्या होता है, आपके पास 3 कॉलम सवाल में दिए जाते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। जैसे कि यहाँ कॉलम 1 आपके पास है 1 to 9, कॉलम 2 आपके पास है 3 4 8, कॉलम 3 आपके पास है 5 7 9 5 7 6। हमने ये 3 कॉलम एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब इन 3 कॉलम्स के बाद हम क्या करेंगे, हम कॉलम 1 और कॉलम 2 को दोबारा रिपीट करेंगे ताकि ये जो हमारे पास सैरिस रूल की जो चेन है, जो 3 पेयर्स की चेन है वो बन सके। तो इस चेन को बनाने के लिए यहाँ पे हमने कॉलम 1 और कॉलम 2 ऐड कर दिया। अब आपने यहाँ पे क्लॉकवाइज भी वैल्यूज लेनी है लेफ्ट टू राइट और एंटी क्लॉकवाइज भी वैल्यूज लेनी है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जब हम फर्स्ट वैल्यू लेंगे तो यहाँ देखें फर्स्ट वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 4 से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब यहाँ के जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से हैं 1 4 6। तो हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाया 1 4 6 को। देन आपकी वैल्यूज एंट्रीज हैं 3 7 9, फिर हमने मल्टीप्लाई करवाया 3 7 9 को। फिर आपकी एंट्रीज हैं 5 2 8, तो हमने मल्टीप्लाई करवाया 5 2 8 को। यहाँ तक हमारे पास जो 3 पेयर है पॉजिटिव डायरेक्शन में वो आ गए। अब हमें नेगेटिव डायरेक्शन के पेयर लेने, नेगेटिव डायरेक्शन के पेयर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 2 6 3 2 6 1 7 8 1 7 8 देन 5 4 9 5 4 9। हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 21। तो ये टेक्निक हम यूज करेंगे जब हमारे पास ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट मालूम करना होगा। अब जो आपके पास सेकंड टॉपिक है वो है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल वहाँ फाइंड यूज होता है जहाँ आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो। अब यहाँ हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है a11 x1
प्लस A12 x2 प्लस A13 x3 इज इक्वल टू C1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है A21 x1 प्लस A22 x2 प्लस A23 x3 इज इक्वल टू C2। थर्ड इक्वेशन हमारे पास है A31 x1 प्लस A32 x2 प्लस A33 x3 इज इक्वल टू C3। अब इन तीन इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स इक्वेशन में पुट करना है। मैट्रिक्स इक्वेशन में ए आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, यानी कि वो नंबर जो कि x1 x2 x3 से एसोसिएट है। अब यहाँ देखें x1 से एसोसिएट है A11, x1 से एसोसिएट है A21, x1 से रिलेटेड है A31। तो यहाँ पे जो आपका पहला कॉलम बनेगा वो बनेगा A11 A21 A31। इसी तरह से x2 से रिलेटेड जो कॉलम है वो है A12 A22 A32। तो हमने यहाँ पे सेकंड कॉलम लिखा है जो कि रिलेटेड है x2 से, और थर्ड कॉलम x3 से रिलेटेड है जो कि है A13 A23 A33। तो यहाँ पे हमने लिखा है A13 A23 A33। इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। सेकेंड हमारे पास वेक्टर है x, ये अननोन वेक्टर है जिसकी वैल्यू हम क्रैमर्स रूल के थ्रू मालूम करेंगे। x आपके पास अननोन वेक्टर है जिसकी एंट्रीज है x1 x2 x3। अब बेटा ये लाजमी नहीं है x1 x2 x3 हो। यहाँ पे अगर आपके पास इक्वेशन में दिया जाए फॉर सपोज A11 x प्लस A12 y प्लस A13 z, तो यहाँ पे फिर हम जो अननोन वेक्टर लेंगे वो लेंगे x y z। तो ये डिपेंड करता है कि इक्वेशन में आपके पास क्या गिवन है और फिर उसके हिसाब से ही हम इसे इस मैट्रिक्स में पुट करते हैं। बी आपके पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है जो कि राइट साइड पे आपकी वैल्यूज हैं वो होंगी। जैसे आप देख सकते हैं ये आपके पास लेफ्ट साइड है इक्वेशन की, ये आपके पास राइट साइड है। राइट साइड पे C1 ये जो है ये बी मैट्रिक्स यानी कांस्टेंट वैल्यूज हैं C1 C2 C3, तो इसे हम रखेंगे बी मैट्रिक्स में। द अननोन वेक्टर x कैन बी फाउंड बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल की जो स्टेटमेंट है वो ये है, x1 बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ax1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, x2 बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ax2 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, x3 बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ax3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अब डिटर्मिनेंट हमें निकालने आते हैं, डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करने हैं और उन डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करके हमें आंसर निकालना है। ax1 मालूम करने का तरीका ये है, जब आप x1 मालूम करेंगे तो x1 की एंट्रीज की जगह जो आपके पास b वेक्टर है वो पुट करेंगे। जब आप ax2 मालूम करेंगे तो x2 के वेक्टर को हटा के आपने x2 के वेक्टर की जगह b वेक्टर यूज करना है। और जब आप ax3 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो x3 वाला वेक्टर यानी जो थर्ड कॉलम होगा उस थर्ड कॉलम को आपने हटा के उसकी जगह पे b मैट्रिक्स को आपने पुट करना है। इस तरह से हम ये तीन डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इन तीनों को पुट कर देंगे x1 x2 x3 की वैल्यूज में ताकि हमारे पास फाइनल आंसर आ सके। अब एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है अप्लाई क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास पहली इक्वेशन है 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन है x1 प्लस 10x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 10। थर्ड इक्वेशन है माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -6। अब इन्हीं सिस्टम ऑफ इक्वेशन से हमें ए मैट्रिक्स भी निकालना है, हमें अननोन वेक्टर भी निकालना है यानी कि x वेक्टर, और हमें कांस्टेंट b वेक्टर भी निकालना है। तो अब ए मैट्रिक्स के लिए हमारे पास नंबर एसोसिएट हैं जो x1 x2 x3 से हम वो लेंगे। पहली वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 2। सेकेंड वैल्यू हम कॉलम वाइज वैल्यू देखेंगे 2 1 -1, तो हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया 2 1 -1। सेकेंड वेक्टर आपके पास है -1 10 1, तो हमने लिख दिया -1 10 1। थर्ड वेक्टर आपके पास है 2 -3 1, तो हमने लिखा 2 -3 1। बी वेक्टर आपके पास है कांस्टेंट जो कि 4 10 -6, यहाँ से बी वेक्टर लिख दिया है। फर्स्ट वी फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए। हमने सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहाँ पे हमने अगेन सेल्स रूल इस्तेमाल किया है
ताकि हम डिटर्मिनेंट ए निकाल सकें। तो डिटर्मिनेंट ए का आंसर हमारे पास आया 46। आप देख सकते हैं अगेन 3 कॉलम हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थे, 2 कॉलम हमने कॉलम 1 और कॉलम 2 अगेन ऐड किए हैं और फिर उसके बाद हमने वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। 3 जो पेयर है हमारे पास वो क्लॉकवाइज है और जो 3 पेयर है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आई है डिटर्मिनेंट ए की 46। जिस तरह से हमने डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट किया उसी तरह से हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे ax1। बस आपने कंडीशन याद करनी है, जब आप ax1 मालूम करेंगे तो आप x1 का एसोसिएट जो वेक्टर है उसको नहीं लिखेंगे, उसकी जगह b वेक्टर लिखेंगे। हमने यहाँ पे यूज किया है b वेक्टर जिसकी एंट्रीज है 4, 10, -6। बाकी x2 का वेक्टर हमने सेम रखना है और x3 का वेक्टर भी सेम रखना है। इसका डिटर्मिनेंट लेना है, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 184 आया है। ax2 जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम x2 के वेक्टर की जगह b वेक्टर यूज करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आया है। जब हम ax3 फाइंड आउट करेंगे तो x3 के वेक्टर की जगह b वेक्टर यूज करेंगे, बाकी x1 का वेक्टर भी सेम रखेंगे, x2 का वेक्टर भी सेम रखेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आया वो है -92। इसे हम इक्वेशन में पुट करेंगे। x1 आपके पास बराबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ax1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हमने 184 को डिवाइड कर दिया 46 से, तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई। x2 की वैल्यू में हमने इनकी वैल्यू पुट किए। डिटर्मिनेंट ऑफ ax2 0 के बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ a 46 के बराबर है। इनको डिवाइड किया तो इनका आंसर 0 के बराबर आया। इसी तरह से x3 की वैल्यू हमारे पास -2 आई है। 4, 0, -2 ये हमारे पास x1, x2, x3 के आंसर हैं। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आपके पास असाइनमेंट के क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो ये आपके पास 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं। एक में आपके पास वेक्टर x, y, z है और एक में आपके पास वेक्टर x1, x2, x3 है। यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली C1, C2, C3 की वैल्यूज गिवन है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज 0, 0 है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने -1 को यहाँ शिफ्ट करना है ताकि ये पॉजिटिव हो जाए और C1 की वैल्यू आ जाए आपके पास। इस 1 को भी आपने शिफ्ट करना है और इस 5 को भी आपने शिफ्ट करना है। तो जो कांस्टेंट वेक्टर आपके पास होगा वो होगा 1, 1, 5। तो बेटा ये 2 प्रॉब्लम है जो आपने सॉल्व करनी है एज अ असाइनमेंट। और इसी के साथ ये टॉपिक आपका यहीं पे वाइंड अप होता है। अल्लाह हाफिज।